हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के एमसीक्यूज़ को। आज के इस वीडियो में भारत का जो संवैधानिक विकास है इसके एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। पहले भारत में जो कंपनी के द्वारा पारित जो अधिनियम थे उसके या एमसीक्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे। फिर जो ब्रिटिश क्राउन है उसके द्वारा जो पारित अधिनियम थे उनको यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का जो प्रावधान था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इस एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है? तो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1774 में। एक्ट था 1773 का, ये याद रखेंगे। और इस सुप्रीम कोर्ट के पहले जो न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्पे। इनका नाम भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो नहीं, सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केवल पहला कथन यहाँ पर सत्य है। नेक्स्ट है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। तो यहाँ पर प्रावधान दिए गए हैं और उनके द्वारा यहाँ पर कुछ एक्ट दिए गए हैं कि ये प्रावधान किस एक्ट के द्वारा किए गए थे। तो इन्हें पहले देखते हैं। पहला है, नियंत्रण परिषद की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो देखिए, नियंत्रण परिषद जो था उसकी स्थापना हुई थी यहाँ पर जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके द्वारा। 1784 में नियंत्रण परिषद की स्थापना होती है पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है जो नियामक अधिनियम था 1773 का, जो हमने यहाँ पे अभी देखा था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। नेक्स्ट है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी चार्टर अधिनियम 1813 के तहत, तो सी का तीसरा हो जाएगा। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी चार्टर अधिनियम 1833 के तहत, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके या किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ी थी? तो किसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा की नींव भारत में पड़ी थी? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के तहत। और जो ये प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद था इसके द्वारा भी भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा है उसकी नींव डाली गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तीनों कथन यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो चाय और चीन के साथ इस व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसको समाप्त किया गया था, जो 1813 का चार्टर एक्ट था इसके तहत। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो कंपनी का पूर्ण रूप से जो एकाधिकार था उसको समाप्त किया गया था चार्टर एक्ट 1833 के तहत। इसको ध्यान में रखेंगे। जो कंपनी का पूर्णतः व्यापारिक अधिकार थे वो 1833 में समाप्त हुए थे। केवल चाय और चीन को छोड़कर व्यापार की बात करेंगे तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चार्टर एक्ट के बारे में यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें देखते हैं। पहला है, इनमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो पहला यहाँ पर कथन सही हो जाता है। नेक्स्ट है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो ये गलत है, ये हुआ था 1858 के एक्ट के तहत। तो यहाँ पर देखिए, तो पहला और दूसरा कथन है वो बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो कौन सा अधिनियम था? ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था। अब हम यहाँ पर जो ब्रिटिश क्राउन था उसके द्वारा जो पारित अधिनियम थे भारत के लिए, उसके एमसीक्यूज को यहाँ पर कवर करेंगे। कहता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसी एक्ट के तहत भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की भी शुरुआत की गई थी, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था इनमें से किस एक्ट के तहत की गई थी? तो वो था मोर्ले मिंटो सुधार। तो
सुधार 1909 में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की यहाँ पर व्यवस्था की गई थी, इसीलिए मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो भारत का जो संघीय न्यायालय था ये स्थापित किया गया था 1937 में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और एक्ट कौन सा था? तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था इसके तहत संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, लेकिन संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में होती है, एक्ट 1935 का था। नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो केंद्र में जो द्वैध शासन है वो स्थापित किया गया था जो भारत शासन अधिनियम था 1935 के तहत, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस एक्ट के तहत क्या किया गया था कि प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया था 1935 के एक्ट के तहत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली कब स्थापित की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? तो पहला है, प्रांत की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। तो क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। तो ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। ये तो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 3 यहाँ पर कथन सत्य हैं 1919 के एक्ट को लेकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्ता शुरू की थी? तो प्रांतीय जो ब्रिटिश भारत था उसमें प्रांतीय स्वायत्ता किस अधिनियम के तहत शुरू की गई थी? तो अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1919, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो भारतीय जो विधान पालिका थी उसको द्विसदनीय कब बनाया गया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो द्विसदनीय विधायिका कौन सा एक्ट लाया था? तो वो था ऑप्शन नंबर सी 1919 का एक्ट, याद रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो भारतीय विधायिका थी उसका अंतिम निर्वाचन किया गया था 1945 में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करता है उसकी शक्ति भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? ये ली गई है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। और आप लोगों को पता होगा कि आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया? तो देखिए, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत ये होता क्या है, यानी कि शक्तियों का विभाजन, ये किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? ये था 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित था? तो वो कौन सी योजना थी? तो वो थी ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो शक्तियों का विभाजन है वो आज भी हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं था। तो पहले देखते हैं कि 1935 अधिनियम जो था भारत सरकार अधिनियम, उसकी क्या विशेषताएं थी। तो इसमें अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, ये बिल्कुल सही है। 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। नेक्स्ट है, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे? नहीं। तो जो अवशिष्ट विषय थे वो किसको किए गए थे? जो उस समय का गवर्नर जनरल था उसको यहाँ पर आवंटित किए गए थे। तो अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती थी? तो गवर्नर जनरल के पास हुआ करती थी। नेक्स्ट है, यह प्रांतीय स्वायत्ता के सूत्रपात का संकेत था, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, इनमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो किस अधिनियम के द्वारा एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में जो द्वैध शासन है उसको लागू किया गया था? तो वो था 1935 के अधिनियम द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें शामिल था? तो किसमें शामिल था देख चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था थी? तो भारत में जो संघीय शासन है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो अभी मैंने आपको बताया कि अवशिष्ट जो शक्तियां थी वो किसमें निहित थी? तो वो थी गवर्नर जनरल को दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो पहले देखते हैं कौन से स्थायी अवयव थे। तो देखिए वहां पर विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि था और एक संघ की योजना पर विचार किया गया था, यानी कि भारतीय महासंघ बनाने का वहां पर विचार था। नेक्स्ट है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों के समवाचित किया जाना, यानी कि उनको नॉमिनेट किया जाना, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन देश के लिए जो लिखित संविधान है उसका वहां पर प्रावधान नहीं किया गया था 1935 के अधिनियम में। ये प्रावधान कब किया गया था? क्रिप्स मिशन में, ये भी याद रखेंगे। देश के लिए जो लिखित संविधान था उसका प्रावधान क्रिप्स मिशन में किया गया था। नेक्स्ट है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, भारत सरकार अधिनियम है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी हमारे आधा से ज़्यादा जो संविधान में प्रावधान है वो लिए गए हैं 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था इससे लिए गए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो बर्मा भारत से किस अधिनियम के तहत अलग हुआ था? ये अलग हुआ था ऑप्शन नंबर सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। और अलग कब हुआ था? 1937 में। इस बात को ध्यान में रखेंगे, बर्मा अलग 1937 में हुआ था, एक्ट 1935 का था। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर भारत का जो संवैधानिक विकास है उसके एमसीक्यूज को यहाँ पर कवर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।